हाय दोस्तों, देखिए जो डीएसएसबी के तहत दास ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है या जो फॉर्म आ चुका है वो 9 से 11 पोस्ट पे आपको पता ही है। पहले से पता चल चुका, आपने फॉर्म भर भी दिया होगा। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 25 मार्च थी और इसका लास्ट डेट था, ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो हो रहा था वो पूरा करने में 25 मार्च था। इसका एग्ज़ाम अमूमन क्या होता है कि 3 से 5 मंथ के बाद इसका एग्ज़ाम होता है। इसको टीयर 1 बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होता है, पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। ये दिल्ली में इसकी ज्वाइनिंग होती है, तो इसलिए ना इसका जो लेवल है थोड़ा हाई रहता है। ये लेवल इसका, आप ये सोचिए कि जब जिसकी सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपये होगी पर मंथ, 70 से 80 हज़ार पर मंथ होगी, तो जाहिर सी बात है उसकी जॉब जो मिल रही है इतने पैसे वाली, तो थोड़ी सी चैलेंजिंग तो होगी जो आपका एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बेहद। लेकिन इसकी स्ट्रेटजी अगर बढ़िया रहेगी ना तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो पहले समझ लेते हैं इसका एग्ज़ाम का स्टेज क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए इसमें है तो 5 स्टेज, लेकिन आपको जो वर्क करना है सही तरीके से उसमें 2 स्टेज पे काम करना है बस, एक टीयर फर्स्ट और एक टीयर सेकंड पे, ठीक है। टीयर फर्स्ट 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का, और टीयर सेकंड जो है ये 300 मार्क्स का होगा, सिर्फ 300 मार्क्स का। ये जो टीयर फर्स्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका मतलब क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होगा कि आपका जो ये मार्क्स, इसमें इस टीयर 2 में आने के लिए आपको ये वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे ही आप टीयर फर्स्ट से टीयर सेकंड में आ गए तो आपके इसके मार्क्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, मतलब इसमें जुड़ेगा नहीं, फिर ये इस मार्क्स को जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप इस बात को। और अगर टीयर फर्स्ट में अगर देखें 911 पोस्ट के लिए जो हमें एग्ज़ाम देना है, 911 पोस्ट के लिए हमें जो एग्ज़ाम देना है, ये कैटेगरी वाइज है। जनरल के लिए अलग से है, ओबीसी के लिए कुछ उसमें पोस्ट शामिल की गई हैं। इस तरह से लगभग 500 के आसपास तो जनरल के लिए उसमें बच जाती हैं, ठीक है। तो इस 911 के लिए जो फॉर्म भरा गया है वो आप मान चलिए मोटा मोटा 3 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। अब मोटा मोटा क्योंकि 2 लाख समथिंग अभी 80,000 के आसपास, 50 2.5 लाख से तो ऊपर ही है, और 3 लाख से थोड़ा सा कम है, तो आप 3 लाख इसको मान सकते हैं, या आप 2.5 लाख से थोड़ा ऊपर मान सकते हैं। आप अपने सहूलियत के लिए, आपको लगता नहीं कि मुझे इतना ही मानना है, तो आप मान सकते हैं इसको कितना फॉर्म भरा पड़ा है। तो ये 3 लाख ये बच्चे हैं, 3 लाख बच्चे मान लीजिए यहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 3 लाख बच्चे। इस 3 लाख बच्चे में एग्ज़ाम कितना देंगे आपको पता होना चाहिए। 50% 60% आसपास बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, वो सबको पता है, सब जानते हैं ये चीज़। हाँ, कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं टीयर फर्स्ट। ये बच्चे जितने भी देंगे, 1 लाख दें, 1.5 लाख दें, या 2.5 लाख पूरा दें, जो भी देंगे, वो सारे बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। इसका गणित इस तरह से गणित होगा इसका कि अगर 900 बच्चे के लिए पोस्ट आई हुई है और इनको टीयर 2 में लेके जाना है, तो आप ये मान चलिए कि 6,000 से लेकर के 10,000 के बीच में इसका फॉर्म टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। टीयर 2 के लिए क्वालिफाई, यही सबसे बड़ा फ़ायदा है उन दोस्तों के लिए, जो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। अगर आप खुद को 6,000 से 10,000 के बीच में नहीं रख पा रहे हैं तो तैयारी में आप पर शक है। आप खुद सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं काम, ठीक है। तो इसलिए टीयर 2 में आने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको 6,000 कम से कम, 3 लाख बच्चों में से आप 6,000 के बीच में तो आ जाओ ना, 6,000 कम से कम आ जाओ। उसके बाद 911 आएगा, आप इसकी फ़िक्र ना करिए, हो जाएगा उसमें भी। अब जब टीयर 2 में आ जाइए, टीयर 2 आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर ई डोजियर के तहत जो है जब रिज़ल्ट आ जाता है, फिर ई डोजियर पे आपको सारा फॉर्म फिलअप करने, वहाँ पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं, तब जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। चौथा मेडिकल होता है, फिर 5वां आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और दिल्ली में ज्वाइनिंग होगी इसकी। बहुत अच्छी जॉब है, यही इसका पैटर्न है, बस सिर्फ आपको समझना है।
ठीक है, ये अच्छा एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, अगर आप एक बार सिलेबस नज़र डाल देते हैं, जो पैटर्न एग्ज़ाम का है, जो क्वेश्चन जो सब्जेक्ट मेन है वो जरा देखते हैं। जो टीयर फर्स्ट है ना, टीयर 1 कह सकते हैं, टीयर फर्स्ट कह सकते हैं उसको आप, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जैसे मैंने आपको भी पहले बता दिया हूँ। हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स के आते हैं, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन। इसकी नेगेटिव भी है, याद रखिएगा। आप देखिए ये नेगेटिव भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव। आप यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव भी है, ठीक है। 0.25 मार्क्स, यानी अगर 1 मार्क्स का ये आएगा आपका, अगर 1 मार्क्स का ये है, अगर गलत हो गया तो आपका 1 नंबर आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। कितना ध्यान से रखना है आपको एक्यूरेसी ज़्यादा काम करना है, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। उसके बाद इंग्लिश है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जीएस कह सकते हो या जीके कह सकते हो आप, जिसमें करंट अफेयर का रोल बढ़ जाता है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। मैथ्स का है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। रीजनिंग का है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ये जो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है, आप याद रखिएगा। जो सबसे बड़ी चीज़ की कट ऑफ जो है ना, हमेशा अगर अनरिजर्व की बात करें तो ये 150 या 155 प्लस ही रहेगा अनरिजर्व का। बाकी उसके बाद 10 नंबर 5 नंबर आप हटा दीजिएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे वो, ठीक है। कोई 150, कोई 145, ऐसे 135। तो ये अगर ये ओबीसी है तो ये कोई आपका ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। नहीं, ईडब्ल्यूएस ज़्यादा जाता है और ओबीसी कम जाता है, ये याद रखना आप, ठीक है। बहुत लोगों, ये दिल्ली वालों के लिए ही ऐसा होगा भाई, सबको नहीं मिलेगा ये फॉर्म। बात मतलब ये चीज़ सबको नहीं, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए फ़ायदा मिलेगा। बाकी जनरल में आपको 155 के मतलब ज़्यादा ही लेकर के आना है, कम नहीं लेकर के आना आपको। इसलिए 200 मार्क्स में 200 में से आपको इतना लगभग 75% आपको सॉल्व करना है। लगभग 75% से ज़्यादा आपको लेकर आना है मार्क्स, तब आपका यह काम बनेगा, ठीक है। टीयर 2 में जब आप पहुंच जाएंगे, लगभग 6 से 10 साल बच्चे के बीच में आप भी रहेंगे, तो टीयर 2 करवाया जाएगा आपसे। टीयर 2 में क्या करेंगे, सब्जेक्ट वही रहेगा। आपको पता है जो ऑब्जेक्टिव होगा इसमें और डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखना भी होगा और टिक भी करना है आपको, ठीक है। जो टिक करना होगा वो 200 मार्क्स का होगा, आपको पता है 200 क्वेश्चन आएगा। तो ये जो पैटर्न टीयर फर्स्ट वाला था ना, इसी को रिपीट किया जाएगा यहाँ पे, इसी को रिपीट किया जाएगा हूबहू। बस एक थोड़ा सा चीज़ है, जो हिंदी का सब्जेक्ट ना, जो हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, इसी जगह पर भर देंगे कंप्यूटर। सिर्फ कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का ऐसे भर देंगे। और बाकी इंग्लिश भी रहेगा यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जीके जीएस भी रहेगा यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। मैथ रहेगा यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। रीजनिंग रहेगा यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी 5 सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 200 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन बन गया, 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन। लेकिन 100 क्वेश्चन आपको अलग से और है, डिस्क्रिप्टिव है वहाँ पे भी। इसमें क्या 3 बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ, इससे है, एप्लीकेशन है और राइटिंग है। लेटर कह सकते हैं उसको, सॉरी लेटर राइटिंग, ऐसे लिख देते हैं लेटर राइटिंग, ठीक। ये लेटर और राइटिंग हो गया। इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी मैं आपको बता दिया हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जो मैं यहाँ पे लिखा था, वही चीज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में लिखा था मैंने, ठीक है। तो क्या था वो, वही चीज़ मैंने लिखा था इसमें कि अनरिजर्व के लिए 155 प्लस होना चाहिए, ओबीसी के लिए 145 प्लस होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 प्लस होना चाहिए। क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन दोनों में से ईडब्ल्यूएस ज़्यादा जाती है ओबीसी से, ओबीसी कम रहता है ईडब्ल्यूएस से। और एससी एसटी, अगर एससी है तो 135, एसटी है तो 125, यानी एसटी की जो कट ऑफ हो वो एससी से कम रहती है, ठीक। अगर आप देखेंगे कि एससी और एसटी में देखेंगे तो जो एसटी के कट ऑफ है वो हमेशा एससी से कम ही रहती है, ये कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ और है जिसे वो मिनिमम क्वालिफाइंग, इसका आपको कोई काम है नहीं, अगर आप नहीं जानते तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, जानते तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफाइंग है। ये कह रहा है कि अगर आपको पास होना है तो 40% आपको
मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, टोटल 40%। और ओबीसी में 35%, और SC ST या PH होंगे तो उसमें 30% मार्क्स लाने ही कंपलसरी हैं। तो अगर आप नहीं ला पाते हो, क्योंकि इतना हाई उस, अब जहाँ कह रहा हूँ कि 75% अगर उसके हमारे सामने है, आप सोचिए 70 to 75% अगर है क्वालिफिकेशन सक्सेस, अगर ये आप इतना नंबर लेके आते हो मार्क्स, तब आपको लगता है कि हाँ जो ये नंबर बनता है आपको 155 के ऊपर या 150 के आसपास, मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। और जो उस पर रहेंगे उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, 5% या 10%, जिस तरह पे कम कर लेंगे। इतने समझदार तो आप हैं, क्योंकि एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई ऐसा मजाक तो है नहीं कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप, मैं से बड़े बताना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे मैं लिखा था मिनिमम क्वालिफाइंग लिखा था, चीज़ें नीचे लिखी थी अभी, वो मिनिमम क्वालिफाइंग का कट ऑफ जो था, मैं थोड़ा उसको समझाना चाह रहा हूँ आपको, ताकि समझ में आपको आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा था। कि ये 70% है, 40% मार्क्स के लिए जो SC ST का होगा उसको फ़ायदा मिल सकता है। अगर SC ST को पास करना है तो 125 क्वेश्चन, 25 मार्क्स लाना बहुत आसान होता है उनके लिए, और कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो 40% भी ध्यान रखना है आपको, ऐसा ना हो कहीं कि 40% ही आपको ना मिल पाए। जब ये कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो आप, कोई दिक्कत, लेकिन आपको 40% नहीं आ पाया, तो इसको ज़रा ध्यान रखना आप भाई, कि ऐसा करना है जो कम है। अनरिजर्व के लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको देखने के लिए, कि मैं इस कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग को देखूँ। अब हम बताते हैं आपको, मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, कितने पोस्ट पे आई ये बता दिया है, बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट ये बता दिया मैंने आपको, एग्ज़ाम स्टेज बता दिया कि टियर फर्स्ट है, टियर सेकंड है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर कोई बच्चा, जो 9 से 11 बच्चे हैं उसको जब 2.5 लाख या 3 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उसको पास करवाएंगे, 10,000 बच्चे पास करवाएंगे, वो 6 से लेकर 10,000 के बीच पास करवाएंगे। उनका एक अपना गणित रहता है, DSSB का, DSSB का उनका अलग गणित रहता है। सिलेबस बता दिया मैंने आपको टियर फर्स्ट का। टियर फर्स्ट में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, GK, मैथ्स और रीजनिंग, जो 200 मार्क्स होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं, सबका 40 क्वेश्चन होता है ईच। जैसे हम टियर सेकंड में आते हैं तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि जो हिंदी का सब्जेक्ट है वो कट जाता है, उसकी जगह पे आ जाता है कंप्यूटर आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम, वो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप समझ रहे इस चीज़ को, जोड़ पा रहे होंगे। जो डिस्क्रिप्टिव वो 100 मार्क्स का होता है, वहाँ पे एस्से है, एप्लीकेशन है और राइटिंग। इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो इससे सिर्फ लिखना है इंग्लिश में। किसमें? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिख पाएंगे इसको आप, इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे आप, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक। तो इससे उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि टियर 2 के लिए इससे एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग ये आपको कर देने हैं। आपने कर भी लिया, चलो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटजी, बताता हूँ इसकी, जो 10 ग्रेड 2 पास करने की स्ट्रेटजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट जानना है। PYQ से पैटर्न समझे। क्या करना है आपको? पिछले 10 साल का PYQ निकालना है आपको। 10 साल का PYQ मतलब 10 पेपर। लेकिन एक स्मार्ट तरीका पता है क्या है? वो ये तरीका ये है कि ये दरअसल एक शिफ्ट में होता नहीं, कई शिफ्ट में पेपर होते हैं। कई में तो 18 शिफ्ट हो जाते हैं, कई में तो 10 शिफ्ट हो जाते हैं। यानी एक ही पेपर को अगर आप एक ही साल का उठाएंगे तब भी 10 पेपर तो आपको मिल ही जाएंगे, और मिनिमम 5 से 6 तो मिल ही जाते हैं आपको आराम से। 10 मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ASO लेवल की जितने भी आ रही हैं अभी, आप सारे शिफ्ट को लगाना पड़ेगा आपको। इसे लगाएंगे तो फिर एक ही पेपर तो आपको 10 मिल जाएंगे। तो अगर ऐसे 5 भी कर लेंगे ना, 5 साल का भी कर लेंगे तो पर्याप्त है एकदम से। आप कोशिश करिएगा लेटेस्ट से जाइएगा ओल्ड, लेटेस्ट टू ओल्ड। मतलब 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, 2026 एग्ज़ाम से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर लाइक MTS का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसको भी आप लीजिए। ASO का एग्ज़ाम हुआ है, वो तो लेना ही लेना कंपलसरी है आपको। ऐसे ही पिछले 5 साल तक का देखना है बस आपको। मैं बता रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा पैटर्न कि क्वेश्चन कैसे पूछता है और किस सब्जेक्ट में कितनी गहराई चाहिए आपको, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये काम भी मैं आपसे करवाऊंगा, मैं आपको करवाऊंगा, रियल टाइम में भी करवाऊंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
सब्सक्राइब करने पे क्या होगा कि मैं आपके सामने लाइव आ सकूँगा। अभी 50 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं उसमें, तो जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक वो लाइव नहीं आ सकता। इसलिए मैं लाइव आऊँगा तो मैं इसके पैटर्न को लेकर के आऊँगा आपके सामने बहुत जल्द। जिस दिन ये पूरा हो जाता है उससे दूसरे दिन से मैं शुरू कर दूँगा, या दूसरे तीसरे दिन से, ताकि आपके लिए ये चीज़ें बेहतर हो सके। आपके लिए ये काम करना है मुझे। फिर उसमें जो दूसरी बात समझनी है उसमें कि 6 से लेकर के 8 मंथ का करंट अफेयर, 6 to 8 मंथ का टू एग्ज़ाम से पहले का 6 से 8 महीने का करंट अफेयर देखना है आपको। इसमें तो आप ये कर सकते हैं कि जो जनवरी से अगर आप देखें, तो जनवरी 2026 से देखें, मेरे ख्याल से सितंबर के आसपास एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि देखिए 5 मंथ का होता है, 3 से लेकर 5 मंथ, ये अमूमन वो लेता है अपना टाइम। तो आप गेस करिए, आप लगा लेके मार्च है तो अप्रैल मई जून के तो आसपास यहाँ पे आ रहा है, और जुलाई अगस्त के आसपास यहाँ जा रहा है। तो अभी जून तक तो एग्ज़ाम होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक आ चुका है ना, कुछ डेट आ चुकी है कुछ की, तो जो उधर जा चुका है। तो ये सितंबर के आसपास अगस्त से सितंबर के आसपास जाने की संभावना इस पर ज़्यादातर है। तो आपके पास 5 मंथ का टाइम है, आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं हमारे साथ मिल करके। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि ये चीज़ थोड़ी बढ़ जाए। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है आपको? तीसरी बात, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है? आपको डेली मॉक लगाना है। मॉक यानी हमेशा आपको 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी है। वही 40 को बांट करके क्या करना है। ये भी हम आपको यूट्यूब पे ही करवाएंगे, वो भी फ्री में करवाएंगे, कोई पैसे नहीं लगेंगे इसके लिए। बस आपको गुरुदक्षिणा देना है क्या? सब्सक्राइब करके, ठीक है, ताकि कम से कम 50 तो हो, ये 50 सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएँ, इसके बन जाए, ताकि मैं लाइव आ सकूं। इसके लाइव आने के लिए आपको पता है यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होना चाहिए 50, ठीक है। इसी चैनल पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो मैंने आपको एक बार मैं फिर ब्रीफ करता हूँ। 25 मार्च को इसका प्रोसेस एंड हो चुका है। DSSB दास ग्रेड 2 ASO का पोस्ट है, 9 से 11 पोस्ट है। अगर 9 से 11 पोस्ट है तो ये जो टीयर 2 में जाएंगे, आपको पता होना चाहिए टीयर 2 के लिए, अरे यार हाँ ऐसे कर, टीयर 2 में जाएंगे बच्चे तो उसके लिए आपको लगभग 6 से लेकर के 8,000 के बच्चे, 8 से 10,000 के बच्चे उसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। फिर एग्ज़ाम स्टेज बता दिया मैंने आपको कि टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, फिर टीयर 1 200 मार्क्स का होगा, टीयर 2 भी 200 मार्क्स का होगा, प्लस 100 मार्क्स और उसमें ऐड होगा डिस्क्रिप्टिव। ये हो गया। आपको कट ऑफ के लिए बता दिया हूँ कि आपको 155 प्लस रखने हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे। और इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, PYQ देखना पड़ेगा आपको, पैटर्न समझने के लिए आपको सही तरीके से। और 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर भी पढ़ना है इसके लिए। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉक देना है, जो इसी चैनल पर सब कुछ आपको मिलेगा, प्रोवाइड करेंगे। तो मैं अगली वीडियो आपको तब लेकर के आऊँगा, और जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, ताकि उनकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से आपके माध्यम से हो सके, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली बार, फिर हाँ कल मिलते हैं, फिर मैं आपको और बताता हूँ इसके आगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अभी सिलेबस समझ लेते हैं, सही तरीके से सिलेबस समझ लिए, थोड़ा सा इसको भी डिफ़ाइन करेंगे अभी कि हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या, थोड़ा जो सिलेबस है थोड़ा और खोलेंगे, उसको ओपन करेंगे। तब तक के लिए बस आप थोड़ा सा साथ दीजिए मेरा, तो आगे बढ़े थोड़ा सा ये काम, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको, थैंक यू।